आज मैं क्लास 8 चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठा के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि हमने एक दिन इसका डिस्कशन किया था, लेकिन आज फिर से मैं पूरे चैप्टर को आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, द राइज ऑफ मराठाज ये जो चैप्टर है, यह एक बड़ा चैप्टर है और कई पार्ट में हम इसको पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में आप मेनली क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो 4 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। हम इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम द मराठाज एंड द भक्ति मूवमेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर मराठा के एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अभ्युदय जिस तरह से शिवाजी के कार्यकाल में हुआ उसके बारे में आपको काफ़ी डिस्कस से बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर एसएसटी पॉइंट। देखिए, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनमें ये 4 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। पहला है हु वर द मराठाज एंड द मेन रूलर्स। मराठा कौन थे और उनके मेन रूलर्स कौन कौन से थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पॉलिसीज ऑफ द मराठाज। जो मराठा थे उनके प्रशासनिक और सैन्य पॉलिसी क्या थी, सैन्य नीति क्या थी, इसके बारे में इस चैप्टर में पूरी तरह से डिस्कशन होगा। पढ़ेंगे आप विच फैक्टर्स हेल्प्ड द मराठाज बिकम द लार्जेस्ट पावर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिफोर द ब्रिटिश। अंग्रेजों से पहले मराठा किस तरह से एक बड़ी शक्ति के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में उभरी, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट टॉपिक आपका होगा हाउ डिड द मराठा एम्पायर कंट्रीब्यूट टू द इंडियन हिस्ट्री एंड इथोज। किस तरह से भारतीय इतिहास में मराठों ने अपना योगदान किया है। तो ये चारों पॉइंट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम आज का जो फर्स्ट टॉपिक है द मराठाज एंड द भक्ति मूवमेंट, इसकी चर्चा करेंगे। मराठाज एंड द भक्ति मूवमेंट यानी महाराष्ट्र के आसपास का जो इलाका है जिसको आप डेक्कन प्लेट्यू रीजन कहते हैं, यहाँ पर मराठी भाषी जो लोग थे, जो एक वॉरियर ग्रुप्स के लोग थे, वो मराठा कहलाते थे। 9वीं से 14वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में यादव राजवंश के राजा राज करते थे और इनकी राजधानी देवगिरी हुआ करती थी। आपको पता है कि खिलजी राजवंश के समय में इनको यादव राजवंश के राजाओं को हराया गया था दिल्ली सल्तनत के राजा के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश के बाद आपको पता ही है, पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया भी था कि तुगलक राजवंश आया और तुगलक राजवंश का एक महान राजा, हालांकि जिन्हें कुछ लोग पगला बादशाह भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस देवगिरी को भारत की राजधानी बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि यह उसकी नाव समझी साबित हुई थी और उसे फिर से दौलताबाद से दिल्ली लौटना पड़ा था। खैर, ये देवगिरी यादव राजवंश की राजधानी थी 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में और 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भक्ति मूवमेंट फैला जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाया। भक्ति के परंपरागत पूजा पद्धतियों के स्थान पर भगवान के भजन और कीर्तन पर जो भक्ति संत थे वह जोर देते थे। This movement offered inclusive path of devotion, allowing individuals to contact with divine through love and faith rather than through rigid rituals or idol worships। ये जो भक्ति मूवमेंट के संत थे वह रिजिड रिचुअल्स, जो रूढ़िवादिता थी, उसके जगह पर मूर्ति पूजा के जगह पर भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से भगवान को खुश करने का तरीका बताते थे लोगों को। मेन महाराष्ट्र मेनी संत महाराष्ट्र में कई संत, जिनमें से ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम जो थे, इन लोगों ने अपने भक्ति मार्ग के द्वारा लाखों लोगों को प्रेरित किया और इन्होंने उपनिषद और भगवत गीता को मराठी भाषा में ट्रांसलेट किया। ये जो दर्शन थे इसको लोगों तक पहुंचाया। बहुत बड़े क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वहां तक इन दर्शन को लोग समझ सके। कुछ
ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक अवेयरनेस पर उसी तरह से जोर दिया जैसे सिख गुरुओं ने दिया था। यही कारण था कि एक मजबूत सांस्कृतिक फाउंडेशन रखा गया और जिसके कारण महाराष्ट्र में मराठे एक बहुत बड़े शक्ति के रूप में सामने आए, उनका उद्भव हुआ और विकास हुआ। आप इस चित्र में संत तुकाराम और संत रामदास को देख सकते हैं। 17वीं शताब्दी में जो मराठा चीफ थे, उन्होंने कई बार यह कोशिश किया अपने राज्य कायम करने के लिए, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन वीर शिवाजी ने फाइनली अपने मराठा राज्य को मजबूत किया और एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उसको स्थापित किया।